इसे डैमेज कंट्रोल अगर माने तो ये डैमेज कंट्रोल की एक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हकीकत ये है कि जो नुकसान होना था वो नुकसान हो लिया। और हमने आप बारंबार इस बात को कहा है कि वो विचारधारा, वो संघर्ष जिसने राजनीतिक पहचान दी थी मान्यवर काशीराम के संघर्ष ने, उसको, और जो संवैधानिक पहचान और मजबूती दी थी डॉक्टर अंबेडकर ने, वो धार अभी सूखी नहीं है, वो मजबूती से चल रही है। और हमने सवाल उठाया था नेतृत्व के ऊपर, तो बहन जी को अब एक मीटिंग बुलानी चाहिए। और मीटिंग क्या, एक जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी चाहिए और इस विचारधारा के जितने लोग हैं उनके साथ बैठ के सबसे पहले खुद इस्तीफा देना चाहिए और जो योग्य नेतृत्व हो, और जब तक कोई एक अकेला योग्य नेतृत्व ना उभर रहा हो तो हमें एक टीम चुन लेनी चाहिए और टीम का एक कैप्टन चुन लेना चाहिए। तो तब तो ये ईमानदारी मानी जाएगी। अन्यथा बहन जी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं। इस बार धोखा खाओगे तो फिर पछताओगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बहन जी ने भी जैसे कहा कि अब हम पुरानी अपनी विचारधारा पाएंगे, पुराना जो हमारा भटकने का कारण बताएं। भटकने का कारण बताएं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पे दाब लगाना हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसान रहा। कब एहसास हुआ इस बात का और कब से ये हो रहा था? पर 2007 में फायदा भी मिला ना ब्राह्मणों के साथ जाने। सत्ता में पहुंचकर आपने क्या किया? डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे पढ़ो। कितनी लाइब्रेरी बनाई, आज वो लाइब्रेरीज डिजिटल लाइब्रेरीज में कन्वर्ट हो गई होती। इन्होंने मूर्तियां बनाई, इन्होंने पार्क बनाए, पर स्कूल भी बनाए ना सर, कॉलेज बनाए, विश्वविद्यालय बनाए सर, कितने तो इन्होंने विश्वविद्यालय बना दिए। इनके ऊपर किया गया खर्चा और जो इन मूर्तियों के ऊपर किया गया खर्चा है, पार्कों पे किया गया खर्चा है, जो व्यर्थ का था। बहन जी की मानसिकता के अंदर देखिए, सबसे पहले सर वो पार्क भी तो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों के हैं ना, वो जो महापुरुष हैं, जो जिनके विचारों पे चलते हैं। मैं 100 बच्चों के विचारों को बढ़ाने के लिए आगे किया गया ना सर। सुनिए, मैं आपको, मेरे साथ चलिएगा, किसी दिन खर्चा आपको करना पड़ेगा। मैं सैकड़ों पार्क ऐसे दिखाऊंगा जिनमें सुअर घूम रहे होंगे, कूड़ा पड़ा हुआ होगा और वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की एक मूर्ति भर लगी हुई होगी। तो इनसे वो तो समाज, पूरे देश में स्थिति ऐसी है ना सर। तो हाँ जी, पूरी इससे किसको क्या लाभ मिला? सवाल ये है कि नेतृत्व के ऊपर एक लम्हे की गलती, एक नेता की एक लम्हे की गलती एक कौम को सदियों तक भुगतनी पड़ जाती है। सर तो आप लोग पार्कों पर क्यों सवाल उठाते हो? अगर उन्होंने अपने समाज के महापुरुषों को अगर जीवित कर दिया, उनका इतिहास को दुनिया को बता दिया कि ये हमारे लोग हैं, तो दिक्कत क्या हो जाती है आप लोगों को उन पार्कों? किसी मूर्ति को देखकर मेरे को इतिहास की कोई जानकारी नहीं होती कि इतिहास किताबों में दफन है। अगर मेरे हाथ में वो किताबें आती तब मैं इस बात को मानता। और जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किया कि उन बुजुर्गों को, उन पूर्वजों को उन्होंने जीवित कर दिया, तो ये क्षमता किसी के पास नहीं है। और नहीं, आप सरदार पटेल की मूर्ति लगा लो 3000 करोड़ की, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। हम उसके समर्थक नहीं हैं। मायावती 400 करोड़ में, हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। हम उसके भी समर्थक नहीं है। वो भी पैसे की एक वाहियात, लेकिन वो वर्ग अफोर्ड कर सकता है। वो देश हिंदुस्तान को सैकड़ों साल से, हजारों साल से लूट रहा है। उसके पास मुद्रा बहुत बड़ी तादाद में जमा है। तो वो अगर ये हरकत कर रहा है तो हम उसका भी विरोध करते हैं। हम हर उस मूर्ति का विरोध करते हैं। कोई भी मूर्ति सदैव के लिए नहीं है। बामियान भी देख लीजिए, आखिर में तोप उड़ा दी गई। मंदिर बनवा रहे हैं आप, कितने 1000 करोड़ का राम मंदिर, वहाँ तो आपने कभी विरोध नहीं किया, क्यों बनवा रहे हैं इसका? अब विरोध के लिए मैं आपको अपना स्वर फोड़ के दिखाऊं क्या? मैं उसका समर्थक नहीं हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो राम कण कण में बसा हुआ है, जो इस राष्ट्र का रचयिता है, इस संसार का रचयिता है, उस राम के नाम पर जो राम को लाए हैं, कहाँ से लाए थे? तो हम उसके भी समर्थक नहीं हैं। जितना विरोध हमारा उनका है, उतना ही विरोध इनका। पार्कों पे बार बार सवाल किया जाता है, हर कोई आदमी पार्क का नाम लेता है जो बीएसपी को सपोर्ट नहीं करता कि पार्कों में पैसा लगवा दिया। लेकिन पार्क आज इतना रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं राज्य सरकार को कि जितनी उनकी लागत है उससे ज़्यादा वो कमा चुके हैं। फैक्ट्रियाँ बंद कर दो। अगर आप रेवेन्यू के एंगल से देख रहे हो तो आप एक काम करो कि फैक्ट्रियाँ बंद करवा दो, उद्योग बंद करवा दो और रेवेन्यू पार्क से। बीजेपी फैक्ट्रियां बंद कर रही है, आप भी पार्क खोलिए। उन्होंने मंदिर खोल दिया है, तो ये अब लड़ाई अगले इलेक्शन में ऐसा कर लेंगे, मंदिर बनाम पार्क। नहीं, वो तो मूर्तियां बनवा रहे हैं और फैक्ट्रियां भी बंद करवा रहे हैं। मायावती ने तो पार्क भी बनवाए, फैक्ट्रियां भी लगवाई, स्कूल भी उनके पास कोई आर्थिक विद्यालय भी खोले, कोई उनके पास आर्थिक नीति नहीं थी। मैं आपको एक बात बता दूं, हिस्ट्री से अपना मुंह मत चुराइए कि किस दिन बीमार होकर अस्पताल गए थे मान्यवर काशीराम, बताएं।
और कितने दिन बाद उसके सतीश चंद्र मिश्रा जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था। वो एक राजनीति थी। ये तथाकथित ताकतें जो अपने आप को आज सनातनी कह रहे हैं, कहते हैं गर्व से कहो हिंदू हैं, जो हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, उन लोगों ने वो आर्य समाज खा गए, वो ब्रह्म समाज खा गए। और उन्होंने और तो और महात्मा बुद्ध जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, उनकी सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बना दी। उन्हें एक अवतार मान के ये कह दिया गया कि ये वो अवतार है जिनका अनुकरण नहीं करना, पूजा करनी है। आज हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके भगवंत मान जी शपथ ले रहे हैं, उस पर तो आपने कभी सवाल खड़ा नहीं किया। कितना कहाँ शपथ ले रहे हैं? कहाँ शपथ ले रहे हैं? शहीद आजम भगत सिंह के गांव में आज वो शपथ। शहीद आजम भगत सिंह का गांव कौन सा है? कौन सा गांव है? वो तो पाकिस्तान में चला गया, गांव बंगा। तो फिर ये कहाँ ले रहे हैं? फिर ये भाई ये कहीं भी ले सकते हैं। ये कौन कौन है दोनों? एक तो वो जो दिल्ली में शराब की दुकानें खोल रहा है, लाला, जो अपने आप मुंह पे कहता है सबके कि हमारा परिवार संघ से है, और दूसरी तरफ नशा मुक्त बनाने के लिए वो मुख्यमंत्री बेवड़ा। तो इन लोगों की बात आप क्यों कर रहे हैं? वो करोड़ों रुपए की जो बर्बादी। बेवड़ा बताते हैं, जब पंजाब की जनता ने उन्हें चुना है, उन्हें स्वीकार किया है। आप एक तरफ तो लोकतंत्र, वो राजनीति के शिकार हो गए। इसीलिए मैंने बारंबार अपनी बाइट्स में कहा है कि बीजेपी ने यूपी नहीं पंजाब जीत लिया है। मल्टीनेशनल के 3 दलाल। जब तक मनमोहन सिंह थे तब तक मैं कहता था कांग्रेस, मोदी, केजरीवाल। सर आप लोग आरोप बड़े आसानी से लगा देते हैं, लेकिन नहीं तो आप इन्हें गलत साबित करने के लिए हार जाते हैं तो जी ये हो गया, जी वो हो हम गया। तो हारे हुए हैं ही, हम तो हारे हुए हैं ही। अगर मैं किसानों की बात करूं, किसान प्रतिनिधित्व की बात करूं, तो हमें तो अपनी फसल के पैसे लेने के लिए भी लठ खाने पड़ते हैं, गोली खानी पड़ती है। आपस में और अगर मैं वकील, चंदे बंटवारे को लेकर तुम्हारे नेता सारे लड़ रहे हैं आपस में। अगर नेतृत्व की ये कमी ना होती तो किसानों की भी ये दुर्गति ना होती। और अगर वकील की हैसियत से आपसे बात करूं तो ये ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि संविधान खतरे में है। जुडिशरी एक रीढ़ की हड्डी विहीन केंचुओं की हालत को प्राप्त हो गई है। आप तो चाहते हैं संविधान बदला जाए, रिजर्वेशन खत्म हो, आपने कई बार बोला आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो आप तो खुद विरोधी हैं संविधान के, आपने कई बार संविधान का और आरक्षण का क्या रिश्ता है? आपने कई बार कहा है संविधान का और आरक्षण का क्या रिश्ता है? आज 70 साल में दलित इस पोजीशन में अगर नहीं हो पाया है कि वो बराबर चल पाए। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने ही ये कहा है कि क्लासिफिकेशन जस्ट है। अरे सुन लीजिए, क्लासिफिकेशन जस्ट होना चाहिए, उसके अंदर एक रीजनेबल नेक्सस होना चाहिए, कार्य करा जो जा रहा है उसके जो हमें परिणाम चाहिए। 70 साल में इन्हें हमारे बराबर हो जाना चाहिए था। अगर 2 टांगों वालों की रेस हो रही है तो उसमें लंगड़ा नहीं दौड़ा जाना चाहिए। सत्ता तो आपके हाथ में रही है ना, आपने कहाँ करने दिया? संविधान से लागू नहीं करने दिया। आप लोगों की सत्ता रही है हमेशा। किसानों का आपने कभी सोचा इन्हें बराबर लाया जाए? देखिए आप जो दलित की और इसकी बात करते हैं, हिंदुस्तान में सिर्फ 2 वर्ग हैं, एक शोषित का, एक शोषक का, एक कमीने का, एक लुटेरे का। और किसान की हालत आज की तारीख में उस दलित वर्ग से, जिसे आप बारंबार अम्बेडकरवादी कहते हैं और अम्बेडकर के अनुयायी कहते हैं, उनसे ज़्यादा बुरी है। अगर ये सारी किसान जातियाँ भी डॉक्टर साहब अम्बेडकर के दिए हुए शोषित की परिभाषा में अपने आप को इंक्लूड कर लें, चाहे उसमें जाट हो चाहे उसमें यादव हो, तो इस आंदोलन को और धार मिलेगी, मजबूती मिलेगी।